नमस्कार, प्रणाम। मैं दमन तिवारी हूँ और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स 5 ईयर्स कोर्स के आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और हम लगातार बात कर रहे हैं 3 ईयर्स 5 ईयर्स कोर्स में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेकर के। हमने LLB 3 ईयर्स कोर्स में फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर की बात करी है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की और लॉ ऑफ टॉर्ट की, जो आपका तीसरा पेपर है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। आज के अपने इस वीडियो में हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसको लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं, उनके 10 सवालों की बात करने वाले हैं कि जो आपके लिए 10 सवाल आपके लिए तो बड़े टॉपिक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उनकी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और प्रयास करिए कि इन सारे सवालों को पढ़ करके कायदे से आइए। 4 आपकी यूनिट हैं और शुरुआत आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से होती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से होती है। तो पहला सवाल जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो है कि डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा क्या होती है। कब माना जाता है कि कोई संगठन राष्ट्रीय ना होकर के अंतर्राष्ट्रीय है, उसके लिए शर्तें क्या है। 2 देश होने चाहिए, 10 देश होने चाहिए, 100 देश होने चाहिए, इस प्रकार से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर्सन है या नहीं, पर्सनालिटी उसकी कुछ है या नहीं, और जब पर्सनालिटी उसकी है तो क्या वो लीगल है या नेचुरल है। जाहिर सी बात है लीगल है, तो उसके लीगल पर्सनालिटी के बारे में आपको पढ़ करके आना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनकी लीगल पर्सनालिटी क्या है, उनके उनके लक्षण क्या हैं। और चूंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके पास प्रिविलेजेस क्या हैं, उनके पास इम्यूनिटी क्या है, उनके पास विशेषाधिकार क्या है और उनके पास उन्मुक्तियाँ क्या हैं। जैसे G20 के पास, G20 आप सुनते हैं बार बार, तो आपको देखना है कि G20 क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो पूरा आपको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रीडिंग करनी है, उसकी परिभाषा को जानना है, उसकी जो विधिक व्यक्तित्व है उसके विषय में जानना है, और उसके पास क्या विशेषाधिकार है, क्या उनको उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं, उनको आपको देखना है। दूसरा जो आपके लिए सवाल है वो है लीग ऑफ नेशंस का। किन स्थितियों में लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ और लीग ऑफ नेशन के फेलियर के कारण क्या थे, क्या रीज़न था कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। उसका जो लीग ऑफ नेशन का चार्टर है उसकी एक कॉम्परेटिव स्टडी करके आई है UN चार्टर से, तो आप खुद ही पाएंगे कि लीग ऑफ नेशन कितना कमज़ोर था। क्यों लीग ऑफ नेशन को ख़त्म करने की नौबत आई, क्यों लीग ऑफ नेशन को जिन लोगों ने बनाया उन्होंने ही उस पर साइन नहीं किया, क्यों लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। तो लीग ऑफ नेशन के उद्भव का कारण, लीग ऑफ नेशन उत्पन्न कैसे हुआ, उसके फेलियर का कारण, उसके असफलता का कारण, और लीग ऑफ नेशन के चार्टर की एक कॉम्परेटिव स्टडी आपको करनी है UN चार्टर से, जो कि आज की डेट में स्टेब्लिश्ड है, वेल स्टेब्लिश्ड है और सफल है। उसके बाद जब हम UN चार्टर की बात करें तो आपको जो यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट है, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन से ऐसे इवेंट्स थे विच लेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ UN। यूनाइटेड नेशन की ओर कौन सी घटनाओं ने इशारा किया कि यूनाइटेड नेशन जैसी कोई संस्था बनाने की आवश्यकता है। लीग ऑफ नेशन पहले विश्व युद्ध के बाद बनी, फेल हो गई। UN चार्टर उन्हीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध होने से बचाया जाए, इसके प्रयासों के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। और जब आप यूनाइटेड नेशंस का चार्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो उसका फीचर है उसको कायदे से पढ़िए। फीचर्स में आपको मेंबरशिप का देखना है, एडमिशन का देखना है, सस्पेंशन का देखना है, एक्सपेल्सन का देखना है, कौन से देश उसमें एडमिशन पा सकते हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सिविलाइज्ड नेशन, तो इन सिविलाइज्ड नेशंस का जो मेंबरशिप है वो कैसे होगा, उस पर मोहर कौन लगाएगा, क्या किसी के सहमति की आवश्यकता है, क्या जो परमानेंट मेंबर है उनकी सहमति की आवश्यकता है, एडमिशन, सस्पेंशन, एक्सपल्सन। और मुझे लगता है कि आप सभी ने जब लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स का एंट्रेंस दिया होगा तो आप सभी ने UN चार्टर को पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सवाल आते हैं, तो आपके लिए ये सवाल आसान होने वाला है। तो मेंबरशिप, सस्पेंशन, एक्सपल्सन और एडमिशन, ये चारों बातों को आप ध्यान से पढ़ करके आइएगा जब आप यूनाइटेड नेशन चार्टर पढ़ रहे हैं तब। उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन के महत्वपूर्ण 2 अंग हैं, पहला सिक्योरिटी काउंसिल और दूसरा जनरल असेंबली। सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली को दोनों एक चार्ट की तरह पढ़िए और दोनों का कंपोजिशन, दोनों का फंक्शन और दोनों का पर्पस देखिए कि जनरल असेंबली, साधारण महासभा जिसको बोलते हैं, आम महासभा बोलते हैं, उनका काम क्या है, उनका संगठन कैसे, उनका गठन कैसे होता है, सिक्योरिटी जनरल कैसे बनाया जाता है और कैसे लोग उसके अंदर शामिल होते हैं। तो सिक्योरिटी जनरल और सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली दोनों ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का संगठन, उसके कर्तव्य और इन दोनों का पर्पज, यूनाइटेड नेशन का पर्पज क्या है, जो दोनों संगठन, जो दोनों ये उनकी इकाई हैं फुलफिल करती है, दोनों आप पढ़ करके आइए। जनरल असेंबली जब आप पढ़ रहे हैं तो मैं दोबारा कह दूं कि जो सेक्रेटरी जनरल है वो उसके अपॉइंटमेंट को आप जरूर पढ़ करके आइएगा। उसके बाद आगे बढ़िए तो लॉ ऑफ वॉर की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ वॉर से पहले डिस्प्यूट सेटलमेंट है, और डिस्प्यूट सेटलमेंट में आपका चैप्टर 6 और चैप्टर 7 है। चैप्टर 6 में, चैप्टर 7 में मोड्स दिए हुए हैं, मैनर्स दिए हुए हैं कि डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होगा, विवादों का निपटारा कैसे होगा, बतिया करके होगा, समझा करके होगा, कि कुछ नेगोशिएशन से होगा, आर्बिट्रेशन से होगा, सेटलमेंट से होगा, या लड़ाई झगड़े से होगा।
गोली बंदूक से होगा। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब दो देशों के मध्य झगड़ा होता है, रसिया यूक्रेन के बीच रनिंग है, वो उसका आप उदाहरण ले सकते हैं। तो उसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है, उसके वेरियस मीन्स क्या क्या हैं, उसके विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं कि किस किस प्रकार से डिस्प्यूट का सेटलमेंट किया जा सकता है। और चैप्टर 6 और 7 में आपको कंपल्सिव मेथड देखना है, आपको पीसफुल मेथड देखना है। वहाँ पर देखना है कि कौन से मेथड्स कंपल्सिव मेथड्स में कौन कौन से तरीके आते हैं और पीसफुल मेथड्स में कौन कौन तरीके आते हैं, पैसिफिक भी लिखा हुआ है। वॉर के बारे में जरूर आप पढ़िए कि वॉर की परिभाषा क्या है, उसका मतलब क्या होता है, कब कहते हैं कि दो देश एट वॉर हैं, उसकी जो लीगल रेगुलेशन है वो कैसे होती है, कहाँ से वो लीगली रेगुलेट होता है, और कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो बेसिकली प्रोपाउंडेड हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वॉर प्रिजनर्स। पिछली बार आपने इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया तो मुझे लगता है शायद पिछली बार ही आपने पढ़ा होगा या इस बार आपके सेमेस्टर उसमें सिलेबस में होगा कि आप दो देशों के बीच जब युद्ध होता है तो सैनिक आपस में लड़ते हैं। वो दोनों देश के सैनिक किसी, मतलब ऐसा लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है, ऐसा लिखा हुआ है कि दूसरे देश में घुस करके, उसकी सीमा में घुस करके वहाँ पर किसी आम जनमानस के ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे, किसी वृद्ध के ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे, किसी बच्चे के ऊपर हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन युद्ध में वास्तव में मैं पिछले सेमेस्टर में मैं कह रहा था, इस सेमेस्टर में आप पढ़ा होगा, आपने जाना होगा कि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो तोड़े जाने पर अगर आए, तोड़े जाने की बात करें तो सबसे ज़्यादा तोड़ा जाने वाला इंटरनेशनल लॉ है। सीज फायर का वायलेशन इंडिया पाकिस्तान में आप देखिए, किसी भी दो देशों में देखिए जहाँ पर सीज फायर की घोषणा हो चुकी है या बीच में उनके आपस में कोई सहमति हो चुकी है, संधि हो चुकी है, उनको यूएन बोल चुका है या उनको सो कॉल्ड बड़े देश अमेरिका जैसे बोल चुके हैं कि आप झगड़ा नहीं करेंगे, उसके बावजूद उनके झगड़े लगातार होते रहते हैं। खैर वो अलग की बात है, लेकिन जो एक दर्शन शास्त्र की बात कह लें, एक जो नैतिकता की बात कर लें, तो वॉर प्रिजनर्स के साथ कैसे आप ट्रीट करेंगे, वॉर प्रिजनर्स के साथ कैसे ट्रीट करेंगे। जैसे अभिनंदन छूट करके वापस आए तो कुछ जगहों पर वो जो वॉर प्रिजनर्स का लॉ है वो काम कर रहा था, तो वॉर प्रिजनर्स के साथ कैसा सलूक करना है, उनके उपचार की क्या व्यवस्था करनी है, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। 3 घटनाएं आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक जिनेवा कन्वेंशन आपको पढ़ना है कि जिनेवा कन्वेंशन में वॉर को लेकर के, न्यूट्रलिटी को लेकर के, न्यूट्रलिटी के कन्वेंशन को लेकर के क्या बातें कही गई हैं। टोक्यो ट्रायल और न्यूरम्बर्ग ट्रायल, टोक्यो ट्रायल और न्यूरम्बर्ग ट्रायल दो बड़े कानून हैं, दो बड़े अथॉरिटी हैं वॉर को समझने के लिए, वॉर की लीगल पोजीशन को, वॉर की लीगल रेगुलेशन को समझने के लिए। कब, जबकि दो देशों के बीच में वॉर की स्थिति है तो वहाँ पर जो स्थिति पर नियंत्रण पाना है, वहाँ पर जो स्थिति पर जो उसका रोक टोक करनी है, जो उसकी व्यवस्था है, वो सारी की सारी व्यवस्था आपको न्यूरम्बर्ग ट्रायल और टोक्यो ट्रायल के जो उसकी फाइंडिंग्स हैं वहाँ मिलेगी। तो आप टोक्यो ट्रायल और न्यूरम्बर्ग ट्रायल को कायदे से पढ़ करके जाइए और जिनेवा कन्वेंशन के जो फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स हैं, वो भी देख करके जाइए। ब्लॉकेट के सवाल, न्यूट्रलिटी को लेकर के सवाल पहले पूछे गए हैं, लेकिन अभी तो सिलेबस से वो हटा दिया गया है या कहिए सिलेबस के बहुत अंदर डाल दिया गया है, तो जब तक ना पूछा जाए तब तक आपको ब्लॉकेट या न्यूट्रलिटी की बात नहीं करनी है। न्यूट्रलिटी से मतलब है कि तटस्थ देश, दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो हम किसी के साथ नहीं है, हम न्यूट्रल हैं, तो वो न्यूट्रलिटी की क्या स्थिति है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये आपके सिलेबस में है। तो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा जुरिडिक्शन है वो कितने प्रकार का है, जो वो जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कितने प्रकार के क्षेत्राधिकारों का अभ्यास करता है, कितने प्रकार के क्षेत्राधिकारों को एक्सरसाइज करता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको जुरिडिक्शन विशेष रूप से देखना है, और न्यायाधीशों का जो उसमें चयन का तरीका है, खैर सामान्य ज्ञान की बात है, आपको जानकारी भी होनी चाहिए और होगी ही। मैं फिर से कहूँगा कि आप इंटरनेट में पढ़ करके आए होंगे तो पढ़ा होगा आपने, तो वो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। तो आप प्रयास करिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने से शुरू करिए, उसकी डेफिनेशन देखिए, उसकी लीगल पर्सनालिटी देखिए, उसकी क्या लीगल फिनोमेना है वो देखिए, और क्या उनके पास प्रिविलेजेस हैं, क्या उनके पास इम्यूनिटीज़ हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते, वो देखिए। उसके बाद आप प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ना शुरू करिए और देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कैसे लीग ऑफ नेशन को बनाने पर जोर दिया गया, कैसे लीग ऑफ नेशन का एक चार्टर बुना गया, गढ़ा गया, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने, बड़े जो बिग प्लेयर्स थे, उन्होंने बिना साइन किए उसको छोड़ दिया, उसको एक तरीके से बेकार बनाकर रखा, और बाद में धीरे धीरे जो उसके सिग्नेटरी थे वो खुद ही भागने लगे, तो लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। लीग ऑफ नेशन का जो इवोल्यूशन भी आप देखिए और फेल्योर देखिए। तो फिर लीग ऑफ नेशन के चार्टर को उठाइए और प्रयास करिए कि लीग ऑफ नेशन से लेकर के और यूनाइटेड नेशन के बनने के बीच की जो घटनाएं हैं वो क्या क्या हैं, कैसे यूएन को बनाने की जरूरत पड़ी, कैसे यूएन को बनाने की नौबत आई, कैसे विश्व बिरादरी के लोग एक सार्वजनिक पटल पर आए और उन्होंने कहा कि अगर अब कोई संगठन ढंग का नहीं बनाया गया तो तीसरा विश्व युद्ध होगा, और जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो सब समाप्त हो जाएगा। तो तीसरे विश्व युद्ध को बचाने के लिए, तीसरे विश्व युद्ध से बचने के लिए
यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। और जब आप लीग ऑफ नेशन के चार्टर को यूनाइटेड नेशन के चार्टर को आमने सामने रखेंगे तो आप पाएंगे कि लीग ऑफ नेशन के चार्टर की तुलना में यूनाइटेड नेशन का चार्टर बहुत ही मजबूत है। वो आज तक मजबूती से काम कर रहा है, भले पेपर्स पे कर रहा है लेकिन कम से कम कर रहा है, जीवित है। उसके बाद आपको उसमें देखना है कि यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप कैसे होती है, किसी को सस्पेंड कैसे किया जा सकता है, उसको एक्सपेल कैसे किया जा सकता है, और एडमिशन, मेंबरशिप, सस्पेंशन, एक्सपल्सन, ये चारों चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद आपको उनका सिक्योरिटी काउंसिल है और जनरल असेंबली है, दोनों का कंपोजिशन देख लीजिए, फीचर देख लीजिए, इनके दोनों के जो बड़े अधिकारी हों उनकी नियुक्ति कैसे होती है उसको देख लीजिए। डिस्प्यूट सेटलमेंट पे आ जाइए, डिस्प्यूट सेटलमेंट पे उसके तरीके देख लीजिए, चैप्टर 6 चैप्टर 7 को कायदे से पढ़ लीजिए, आपके तैयार हो जाएगा। वार पढ़ लीजिए, वार का मतलब क्या होता है, वार के रेगुलेशंस कहाँ पर दिए हुए हैं, वार प्रिजनर्स के साथ जो व्यवस्था की जानी है, सुलूक किया जाना है, कैसे उसको तय किया जाएगा। जिनेवा कन्वेंशन है, टोक्यो ट्रायल है, न्यूरम्बर्ग ट्रायल है, ये आप देख लीजिए। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जुरिडिक्शन है वो देख लीजिए। तो अगर इतनी चीज़ें, ब्लॉकेट न्यूट्रलिटी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो लिखिए, नहीं तो आप ब्लॉकेट को जब डिस्प्यूट सेटलमेंट है तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर आपके लिए व्यवस्था बन सकती है। तो ये आपका इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का पेपर है, उसके सवाल हैं आपके लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले बार सवाल कुछ थोड़े बहुत आगे पीछे हुए थे, तो प्रयास कीजिएगा कि जब भी सवाल पढ़िए तो बिल्कुल जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही पढ़ने का बिल्कुल वैसा ही प्रयास मत करिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी पढ़ करके जाइए, कभी कभी ऊपर नीचे कुछ होने की संभावना होती है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आपका नया पेपर होगा, अगला पेपर होगा, उसको लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।